हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरा पीछे का वीडियोस पक्का देखे होंगे। फुल प्रूफ से वहाँ पर ट्रिक के साथ बताया गया था कि हम लोग जो पूरा अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊष्मा के आधार पे भी अभिक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के मतलब कि कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो कुछ ऊष्मा को लेती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के प्रकार में शामिल नहीं है, लेकिन अभिक्रिया पढ़ना है हमको कि ये कैसी कैसी अभिक्रिया है। तो ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा ना करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों की टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों की जो स्टडी कराई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। हम लोग क्या दिखाना था, हम लोग का क्या करना था कि मतलब जैसा कि है, अगर हाँ एक बात और कहना था कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तब तक हमारा मोटिव बढ़ेगा नहीं। और हम बहुत जल्द ही लाइव आकर पढ़ाना चाहते हैं और जानते हैं आप लोग लाइव के लिए कितना सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो हम उसके बहुत ही जल्द निकट पहुंच जाएंगे, बहुत ही उसके करीबन बहुत ही पहुंच चुके हैं। हमारे अगर कुछ भाई और कुछ दोस्त मदद कर दें, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव आगे भी पढ़ाएंगे, बहुत ही उसके निकट पहुंच चुके हैं हम लाइव आने के। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया के प्रकार में शामिल नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं, पूछता है एग्जाम में, साइंस का पेपर आएगा उसमें डायरेक्ट केमिस्ट्री का पेपर आएगा। साइंस में केमिस्ट्री का पेपर होता है, साइंस में भी केमिस्ट्री स्ट्रीम होता है, उसमें डायरेक्ट 2 नंबर में क्वेश्चन होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को समझाएं या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाएं। ठीक है, या फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर आपका गुण करके ले जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आपका 2 नंबर पकड़ा है, ठीक है, तो गया समझ। यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, तो इसमें देखिए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यहाँ से गौर से देखिएगा कि ऊष्मा, इसको तोड़िए क्या होता है, ऊष्मा और छेपी मतलब क्या हो रहा है कि मतलब समझ नहीं रहे, छेपना मतलब एक तरह से समझिए कि ऊष्माक्षेपी बोल रहा है। जिस ट्रिक से हम लोग इसको याद किए हुए थे जब हम लोग बहुत ही छोटे थे, तभी हम लोग 10th का एग्जाम दिए हुए थे। ठीक है, करीबन 14 साल की उम्र में हम लोग 10th का एग्जाम दिए हुए थे। तो वहां पर क्या है कि मतलब कैसे करना है, इसको ऐसे याद करना है। उस वक्त मेरा माइंड उतना डेवलप नहीं था कि इसको सबको ऑब्जर्व कर सके, इसलिए वहां पर ट्रिक लगा के हम याद किए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा और छेपी को तोड़िए, ऊष्मा अलग कीजिए, छेपी अलग कीजिए। ऊष्माक्षेपी मतलब समझ रहे हैं, छेपन, यानी कि उसमें से ऊष्मा तो है लेकिन क्या हो रही है, छेपना है ना, कहते हैं कि मतलब कि अगर आग रहता है, छिपना रहता है, मतलब बड़ा थी घमंड आ गया, यानी कि उसमें क्या हो गया कि मतलब कुछ उबाल आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कभी हम लोग दूध या फिर पानी, दूध को खौलने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, उबलता है, और उसमें क्या होता है, कुछ बुनका टाइप का आता है, ऊपर से निकलने लगता है, उभड़ के निकलने लगता है, यानी उसमें क्या हो जाता है, फेन की मात्रा अधिक हो जाती है। उसी प्रकार ऊष्माक्षेपी है, यहाँ पर जैसे ही छेपी आएगा मतलब समझिएगा क्या कि छेपना मतलब अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि ऊष्मा उसमें से उत्सर्जित हो रही है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो बाहर फेंक रहा है यानी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ले लीजिए, उसमें उत्पाद यानी कि प्रतिफल तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊष्मा बन के रहेगा, उसमें प्रतिफल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे एक टर्म्स क्या डाल दिया कि उसके साथ डाल दिया क्या, ऊष्मा भी उसमें उत्सर्जित होगा। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा उसमें से उत्सर्जित होता है, तो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ मीथेन जो गैस है हमारा, जी हाँ, मीथेन जो गैस है हमारा ना, ठीक है, वो मीथेन गैस का अगर हम लोग दहन करते हैं तो इसी प्रकार का कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, जी हाँ, मीथेन गैस, और इसी गैस को हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। क्या होता है, मीथेन को गैस को प्राकृतिक गैस बोलते हैं। और यहाँ पर जी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि CH4 क्या, मीथेन जो है गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में है, और जल भी क्या है, गैस में, यानी कि जल गैस में मतलब भाप है और ऊष्मा निकल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं क्या कि जब प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी कि उसको जलाना यानी कि दहन करना। ठीक है, तो जब प्राकृतिक गैस का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड भाप।
कितना प्रतिफल होगा, इसके साथ साथ हमको प्राप्त होता है क्या, ऊष्मा। तो जैसे ही हमारा प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान हो रहा है, ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रहा है, वैसे ही हम क्या बोलेंगे, ये जो अभिक्रिया हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। ये अभिक्रिया मेरा क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। जैसे ऊष्माक्षेपी में हम लोग जैसे ट्रिक लगा कर याद किए कि ऊष्माक्षेपी यानी कि छेप रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, उसमें ऊष्मा का जो हो रहा है उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी। अच्छा, शोषण का मतलब तो सब लोग जानते होंगे। शोषण मतलब क्या होता है, किसी चीज का शोषण करना, यानी कि उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। शोषण करना उसका मतलब इस्तेमाल करना, उसका भरपूर फायदा उठाना, ठीक है। तो यहाँ ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी को अगर अलग करते हैं तो ऊष्मा अलग होता है, शोषी अलग होता है। ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण हो रहा है, यानी कि समझ रहे हैं, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा आप लोग को यहीं से याद हो जाएगा क्या, कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को, जिन अभिक्रियाओं में हर एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक तो होते ही भाग लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, क्या तोड़ने के लिए ऊष्मा आ गया, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। यानी कि आप गौर से देखिए कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, उसमें क्या हो रहा था, प्रतिफल के साथ साथ क्या बन रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, किसका, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था जी, ऊष्मा का। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगा, कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अब यहाँ पर जो अभिकारक जो होगा ना, उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि संक्षारण क्या होता है, ठीक है, और संक्षारण को से कैसे बचाया जा सकता है किसी चीज। ताकि हम लोग देखते हैं क्या कि संक्षारण क्या होता है, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, इसको बहुत ही वीडियो को लंबा ना करते हुए संक्षारण का बहुत ही नॉर्मल सा परिभाषा देते हैं, संक्षारण होता है, ठीक है। संक्षारण का मतलब ज्यादा मत समझिए, ठीक है। संक्षारण होता है, इसका परिभाषा इस प्रकार है संक्षारण का, कि जब कोई धातु, ठीक है, संक्षारित तो क्या होती है, धातु ही होती है, अधातु कभी भी संक्षारित नहीं होती है। अच्छा, कभी सुने हैं, अधातु को छोड़िए, अच्छा कभी सुने हैं कि लकड़ी संक्षारित हो गई है, नहीं ना। कभी सुने हैं कि प्लास्टिक संक्षारित हो गई है। तो संक्षारित कौन होता है, कौन होता है संक्षारित, अधातु नहीं होता है। संक्षारित जो होता है हमेशा धातु होता है, इसलिए इसका डिफिनीशन भी धातु पड़ेगा। देखिए कि जब कोई धातु, ना कि अधातु, ठीक है, जब कोई धातु आर्द्रता, अब आर्द्रता का मतलब यहाँ पे समझिए, आर्द्रता का मतलब होता है कि नमी युक्त वायु, ठीक है, आर्द्र वायु, ठीक है, जो ठंडी के वक्त कुहासा जिसको आप लोग बोलते हैं, कुहासा या उसको इंग्लिश में फॉग बोला जाता है, फॉग सेंट वाला फॉग नहीं, एफओजी फॉग बोला जाता है, ठीक है। कुहासा बोलते हैं जिसको लोग जितना कोहड़ा बोलते हैं, गांव लोग में, हमारे गांव में लोग कोहड़ा उसको बोलते हैं, या फिर कुहासा बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको ओस बोलिए। तो वो क्या होती है, आर्द्र वायु होती है, जिसमें नमी होती है, ऑक्सीजन तो होती है उसमें, साथ साथ नमी भी होती है, ठीक है। तो ये है जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब समझ गए, जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता कौमा अम्ल, अम्ल का जो है बहुत ही अच्छा तरीका से चर्चा करना है हम लोग के, बस अगले चैप्टर में है। इसका अगला चैप्टर जो है अम्ल और क्षारक के और लवण के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, आदि मतलब इससे कुछ और भी है, जिसके संपर्क में आती है, तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। जैसे ही ये आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो क्या होती है, धातु की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो कहा जाता है क्या, तो कहा जाता है क्या, कि धातु संक्षारित हो रही है। तो क्या कहा जाता है, कि धातु संक्षारित हो रही है, बोला जाता है क्या, कि धातु संक्षारित हो रही है। इसका एग्जांपल में लेते हैं क्या, इसका एग्जांपल जो होता है क्या होता है, लोहा पर लगना, जंग, लोहा पर जंग का लगना, लोहा पर जंग का लगना, ठीक है, लोहा पर जंग का लगना। फिर से है चांदी पर काला कलर का जो होता है परत चढ़ जाना, ये भी क्या है, संक्षारण का ही गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो लोहा है हमारा धातु है,
चांदी जो है वो भी धातु है, तो लोहा पर जैसे ही संक्षारित होती है तो उसका ऊपरी परत कमजोर पड़ जाता है, देखिए उस पर जंग लग जाता है, जंग लग जाता है जिसके कारण जंग झरने लगता है। तो जब देखिएगा कि जंग लगता है तो क्या होता है, वायु जो होता है लोहा का वजन बढ़ जाता है, और जैसे ही जंग हटा दीजिए फिर उतना हो जाएगा, तो ठीक है जंग लग जाता है जिसके कारण उसका ऊपरी परत कमजोर हो जाता है। वैसे ही चांदी पर काले कलर का जो होता है चला जाता है। कितने का हनुमानी का देखिएगा, कितने आजकल का जो लॉकेट होता है वो पहने रहते हैं, कितने भाई जो है आजकल तो सब खैर सोना का पहनते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं अभी भी चांदी का पहनते हैं, ठीक है। तो उनका कुछ दिन चांदी जब बीत जाता है तो उनका चांदी का जो होता है वो काला कलर का होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि हम लोग गले में लटकाए रहते हैं उसको, ठीक है। जब गले में लटकाए रहते हैं हमारा पसीना जो होता है उनसे अभिक्रिया करता है, साथ में जो वायु आती है वो भी उनसे अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो जब वायु भी हमारी अभिक्रिया करती है, पसीना भी अभिक्रिया करती है, तो बहुत सारे जब संपर्क में जब ये चीज में आती है तो क्या होती है, उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, यानी कि संक्षारण की क्रिया वहां से क्या होती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तो संक्षारण की क्रिया यही शुरू हो जाती है। अब रह गया कि इसको बचाया कैसे जाए, तो संक्षारण से बचने का जो उपाय है, क्या है उपाय है, तो संक्षारण से बचने का ये बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय है। सबसे पहला तो क्या कीजिए, या तो उस पर लेप लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, लोहे को किस धातु को पेंट कर दीजिए, पेंट करके इसको बचाया जा सकता है, पेंट करके, ठीक है, इसको पेंट करके बचाया जा सकता है, या फिर जस्तीकरण कर दीजिए, लेपन कर दीजिए, या फिर जस्तीकरण कर दीजिए, इसका जस्ता का ऊपर से लिंक चढ़ा दीजिए, ठीक है। या फिर इसको क्या करते हैं, लेपन कर देते हैं, क्या विद्युत लेपित कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा जंग नहीं लग पाता है। पेंट कर देते हैं, या फिर ग्रीस लगा दीजिए, उसका साइकिल वाला ग्रीस लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, हमारा धातु क्या होगा, संक्षारित नहीं होगा, क्या होगा, संक्षारित नहीं होगा, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगेंगे, लोहा पर जंग नहीं लगेंगे, चांदी पर काले कलर की फर्क नहीं चढ़ेगी। लेकिन ऐसा करता कौन है, ठीक है। तो संक्षारक के बारे में ये है, आगे बताते हैं और क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आइए देखते हैं कि अब हो गया हमारा संक्षारण, क्या हो गया, खत्म हो गया। अब है विकृत गंधिता, क्या है विकृत गंधिता, क्या है, ये भी जो है कुछ यहाँ से भी, ये नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कभी कदार जो होता है बोर्ड का जब माइंड खिसकता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर दुगना क्वेश्चन हो चुका है आप लोग के सिलेबस का। तो जितना भी क्वेश्चन पूछता था उससे दुगना पूछता है, 50 सब्जेक्ट तो 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जब पूछता था 20 तो उससे बदला में कुछ ज्यादा पूछ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी आने की संभावना भी बढ़ रही है। तो इस टॉपिक को भी छोड़ना हमारे अंदाज से क्या होगा, हानिकारक होगा, जिसके कारण अगर गलती से भी पूछ दे तो आप लोग का 2 नंबर तो चला गया, ठीक है। सीधे पूछता है, सीधे नॉर्मल से पूछेगा, सीधे विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, या विकृत गंधिता को रोकने का उपाय होता है, क्या करें, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकृत गंधिता होता क्या है, वसा युक्त, जिसमें यानी कि फैट हो, ठीक है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, तेलीय खाद्य सामग्री यानी कि जो तेल से बना हो। बहुत सारे जो है हमारी मतलब की होती है, सब्जियां हो गई, ठीक है, या फिर सब्जी हो गई, पराठा हो गई, कुछ इस टाइप का होते हैं। और बहुत सारी जो हमारी होती है सामग्री होती है, खाने पीने वाली सामग्री होती है, वो खाद्य सामग्री कैसे होती है, तेलीय सामग्री होती है, जिसमें तेल का उपयोग किया गया होता है। तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, क्या वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री क्या है, ये जो देखिए क्या है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। जब वायु के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, जिससे क्या होता है, इनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है, उनके स्वाद एवं गंध में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। किसे विकृत गंधिता कहते हैं, पढ़ाई फिर से समझते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं किसको, कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, यानी कि जिसमें वसा तो हो साथ में, और जो तेलीय खाद्य सामग्री यानी कि जो तेलीय जिस खाद्य सामग्री में जो हमारे खाने पीने वाली सामग्री है उसमें अगर गलती से भी तेल का अगर इस्तेमाल किया गया हो तो क्या है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, उपचयित हो जाते हैं, जिससे क्या, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। क्या आता है, जिनसे उसके स्वाद एवं गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इसको रोकने का उपाय निम्नलिखित प्रकार है। देखिए क्या है कि विकृत गंधिता को रोकने का क्या उपाय है, कि हमारा खाना जो हो बचा रहे, स्वाद भी उसमें हो, उनके स्वाद में परिवर्तन ना हो, गंध में परिवर्तन ना हो। तो इसके रोकने का 4 उपाय है। पहला क्या, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। प्रति ऑक्सीकारक का सबसे पहला आप उपयोग कर लीजिए। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें।
यहाँ पे वायु का संपर्क ही ना हो। देखते हो कितना का स्टील वाला बर्तन रहता है, उसके ऊपर से एक ढक्कन रहेगा, कैसा शीशा टाइप का ढक्कन रहेगा जिसमें वायु घुस ही नहीं सकता। तो वैसा बर्तन का वायु रोधी बर्तन यानी जिसमें ऑक्सीजन जिसमें वायु घुस ही नहीं पाए, ठीक है, वायु उसमें प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। तो वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर दूसरा हो गया। तीसरा हो गया वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी कि जहां पर वायु होना चाहिए वहां पर नाइट्रोजन गैस डालिए, ठीक है। तो विकृत गंधिता वहां पे नहीं होगी, ठीक है। बड़े बड़े फैक्ट्री में जहां पे बनते हैं वहां पर ये नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो तेलीय पदार्थ होता है उनका जो वसा युक्त जो होता है, खाने की सामग्री होती है, खाद्य सामग्री होती है, वो क्या हो, विकृत गंधित ना हो, यानी कि उनके स्वाद में परिवर्तन ना आए, उनके गंध में परिवर्तन ना आए। अगर ऐसे होते हैं तो वे सामग्री क्या हो जाएगी, पूर्णतः बेकार हो जाएंगी, जो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। हमारे खाने में स्वाद में भी उसका जो कड़वा कुछ दूसरे टाइप का लगेगा, ठीक है। जिसके कारण बड़े बड़े फैक्ट्री जब बनाती है तो एक साथ बहुत सारे एक साथ ऐसा थोड़ी ना कि एक एक पैकेट बना बना के पैक करती है, बहुत सारा एक बार। जैसे क्या आता है, मान लीजिए बीकाजी का भुजिया आता है, ठीक है। तो बीकाजी का जो भुजिया आता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो बीकाजी का जो भुजिया होता है वो क्या होता है कि मतलब बहुत एक साथ बनते हैं, ठीक है। और वहां पे बहुत एक साथ बनते हैं तो बहुत देर वायु में रहेगा तो क्या हो जाएगा, विकृत गंधित हो जाएगा, ठीक है, वायु के संपर्क में रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो हमारी पन्नी देखते हैं हम लोग, किसी भी मतलब कि पाउच वाला जो होता है, किसी भी रैपर होता है, जैसे चिप्स का रैपर होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके अंदर जो होता है वो कौन सी गैस होती है, चिप्स के पन्नी के अंदर कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है बेटा। क्यों होती है नाइट्रोजन गैस? क्योंकि वो खाने को विकृत गंधिता से होने से बचाता है, ठीक है, विकृत गंधित होने से वो बचाता है। क्यों? क्योंकि वो वसा युक्त तो होती है, साथ में तैलीय खाद्य सामग्री भी होती है, जिसके कारण उसकी विकृत गंधित होने की चांस बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ पे वो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करता है, उसमें ऑक्सीजन ना भर के नाइट्रोजन भर देता है उस पन्नी में और तब उसको सील बंद करता है, जिसके कारण वो विकृत गंधित ना होती है और हम उसको जब खोल के खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। चौथा है शीतलन द्वारा। शीतलन का मतलब समझिए सबके घर में फ्रीज होगा, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। शीतलन द्वारा, ठीक है। तो शीतलन द्वारा मतलब क्या हो गया, फ्रीज में डालकर भी आप इसका विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है और आज का चैप्टर का जो हमारा जो है चैप्टर 1 जो था साइंस का चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आज हमारा पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में अम्ल एवं क्षारक के इंट्रोडक्शन का परिभाषा देखेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसके कारण पहले तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं प्रिंस राज अगर एक बार से आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हम बहुत ही जल्द लाइव आ सकें। और हम लोग जो है लाइव के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है और उसके हम बहुत ही नज़दीक हैं, ठीक है, उनके बहुत ही हम लोग नज़दीक हैं। तो अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम बहुत जल्दी क्या होगा, आपका सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है भैया, नहीं आपका पैसा लगता है नहीं कुछ, बस लाल बटन को दबाना है और बेल आइकन को दबाना है, नोटिफिकेशन आपके पास गिरेगी। बस आप लोग से यही नोट है। मैं प्रिंस राज आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।